Hello, welcome students. We are back to the same chapter, Nazism and the Rise of Hitler. This time we are taking part 4, Youth in Nazi Germany. Hitler was fanatically interested in the youth of the country. He felt that a strong Nazi society could be established only by teaching children Nazi ideology. This required a control over the child, both inside एंड आउटसाइड द स्कूल। तो हिटलर जानते थे कि भविष्य जो है जर्मनी का वो युवाओं में है और बच्चों में है, और अगर जर्मनी को मजबूत बनाना है तो जर्मनी के बच्चों को मजबूत बनाना होगा। तो उनके ऊपर एक प्रकार से कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है कि वह क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं और किस प्रकार से उनको मेंटली प्रिपेयर करते हैं नाज़िज़्म के लिए। तो ना केवल स्कूल में उनको उनके आर्यंस होने के लिए और उनका सुप्रीम होने के बारे में उन्हें सिखाया जाता था, बल्कि घर में भी, स्कूल के बाहर भी उनको किसके साथ खेलना है, किसके साथ नहीं खेलना है, ये सब सिखाया जाता था। What happened in schools under Nazism? All schools were cleansed and purified. This meant that teachers who were Jews or seen as politically unreliable were dismissed. Children were first segregated. Germans and Jews could not sit together or play together. Subsequently, undesirable children, Jews, the physically handicapped, Gypsies were thrown out of schools, and finally in 1940s they were taken to the gas chambers. तो किस प्रकार से देखो हिटलर अपनी फ्यूचर की तैयारी कर रहे थे। तो स्कूल्स व क्लेंस्ड। क्लेंस का मतलब क्या? ये कोई झाड़ू पोछे वाली सफाई की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर जो अनडिज़ायरेबल लोग थे, चाहे वो टीचर्स हो, तो जो टीचर्स जूस थे या जो टीचर्स पॉलिटिकली हिटलर के फेवर में नहीं थे, उनको नौकरी से निकाल दिया गया। दूसरा तो ये, जो बच्चे नाज़ी थे या जर्मन्स थे, प्योर जर्मन्स ब्लड थे, और जूस, इन दोनों को सेग्रीगेट कर दिया गया। इनको साथ में बैठने नहीं दिया जाता था, इन्हें अलग अलग बिठाया जाता था, अलग अलग खेलने की जगह होती थी। और फिर जो फिज़िकली हैंडीकैप थे और जिप्सीज़ थे, उनको अलग करके अल्टीमेटली इन्हें गैस चेम्बर्स में भेज दिया गया था। कितने दुख की बात है कि बच्चों को भी नहीं छोड़ा, ना जूस बच्चों को, ना जिप्सीज़ को, और ना ही ऐसे बच्चों को जो शारीरिक रूप से कमज़ोर हुआ करते थे, मानसिक रूप से कमज़ोर हुआ करते थे। हिटलर एक मजबूत जर्मनी चाहता था और उसके लिए वो केवल सबसे ताकतवर बच्चों को ही अपने पास रखना चाहता था, देश में रखना चाहता था, बाकी सबको वो ख़त्म करना चाहता था। Good German children were subject to a process of Nazi schooling, a prolonged period of ideological training. School textbooks were rewritten. Racial science was introduced to justify Nazi ideas of race. Stereotypes about Jews were popularized even through maths classes. Children were taught to be loyal and submissive, hate Jews, and worship Hitler. Even the function of sports was to nurture a spirit of violence and aggression among children. Hitler believed that boxing could make children iron-hearted, strong and masculine. तो जब अब केवल नाज़ी बच्चे रह गए, प्योर स्पोरेडिक जर्मन्स रह गए, इनकी ट्रेनिंग किस प्रकार की होती थी? स्कूल्स के सारे टेक्स्ट बुक्स को फेर बदल कर दिया। जर्मन के हित में जो चैप्टर्स थे वह चैप्टर्स इंट्रोड्यूस किए गए।
रेशियल साइंस इंट्रोड्यूस किया गया। रेशियल साइंस का मतलब क्या, वो ऐसा साइंस पढ़ाना चाहते थे जिसमें ये बताते कि जो एक प्रकार की जनजाति जो होती है वो दूसरे जनजाति से काफ़ी मजबूत होती है, काफ़ी स्ट्रांग होती है। इसके द्वारा वो ये जताना चाहते थे कि जो जूइश थे, जो जिप्सीज थे, जो नॉन आर्यंस थे, वह जीने के लायक नहीं थे। और हिटलर के सारे कार्रवाई को ये बढ़ावा देते थे। बच्चों को किस प्रकार से अपने देश के प्रति लॉयल होना, हिटलर के प्रति लॉयल होना, वफ़ादार होना, हिटलर के प्रति वफ़ादारी सिखाई जाती थी। यहाँ तक का स्पोर्ट्स के जो फंक्शन थे वह भी ये स्पिरिट ऑफ वायलेंस, आक्रामक जोश को प्रोत्साहन करते थे। बॉक्सिंग जैसे खेल को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता था। बॉक्सिंग, फुटबॉल, ये जिसमें थोड़ा सा रगेडनेस होता है, जैसा रफनेस होता है, वैसे चीज़ों को वो बढ़ावा देते थे। हिटलर का मानना था कि बॉक्सिंग से बच्चे बिल्कुल फौलाद हो सकते हैं, मजबूत हो सकते हैं, ताकतवर हो सकते हैं। Youth organizations were made responsible for educating German youth in the spirit of National Socialism. 10-year-olds had to enter Jungvolk. At 14, all boys had to join the Nazi youth organization, Hitler Youth, where they learned to worship war, glorify aggression and violence, condemn democracy, and hate Jews, communists, gypsies, and all those categorized as undesirable. तो जिस प्रकार से हिटलर खुद एक फैनेटिक थे, फैनेटिक मतलब अपने देश से कुछ ज़्यादा ही प्यार करना। फैनेटिज़म और पेट्रियटिज़म में फ़र्क क्या होता है? पेट्रियटिज़म में आप देशभक्त होते हैं, देश से प्यार करते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम आप दूसरे देश से नफ़रत नहीं करते। लेकिन फैनेटिज़म में आप अपने देश को हद से ज़्यादा प्यार करते हैं और बाकी दूसरे देशों को नफ़रत करते हैं। आप अपने धर्म से हद से ज़्यादा प्यार करते हैं और दूसरे धर्म को नफ़रत करते हैं। ये फैनेटिज़म है। वैसे ही हिटलर जो यूथ थे, जो बच्चे थे, जो बहुत छोटे बच्चे यानी 14 साल से नीचे वाले बच्चों को जनवॉल्क नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन में उनको दाखिल होना पड़ता था, जहाँ पे उनको इस प्रकार की मेंटालिटी सिखाई जाती थी कि जो उनका जो रेस है वो प्रमुख रेस है, वह सबसे बेहतरीन है, इस दुनिया पर राज केवल और केवल नाज़ी ही करना चाहिए, जर्मन्स का ही अधिकार है। इस प्रकार की मेंटालिटी बचपन से उनके मन में डाल दी जाती थी। और जब वो 14 साल के हो जाते थे तब जाके उनको हिटलर यूथ ऑर्गेनाइजेशन में, जहाँ पर उन्हें वॉर को वर्शिप करना, वॉर को ग्लोरीफाई करना, जंग को मजबूत जंग यानी एक मजबूत होने की निशानी होती थी, ताकतवर होने की निशानी होती थी। और कम्युनिस्ट को, जूस को, जिप्सीज़ को, जितने भी लोग को अनडिज़ायरेबल वो मानते थे, उनसे नफ़रत करना उनको सिखाया जाता था। और कुछ बहुत रिगरस ट्रेनिंग के बाद में, फिज़िकल ट्रेनिंग, आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग, मेंटली ब्रेन वॉश करने के बाद फिर उनको लेबर सर्विस में एडमिशन मिल जाती थी। यहाँ पर अक्सर वो 18 साल के जब होते थे तब जाके उनको लेबर ट्रेनिंग में, लेबर सर्विस में उनको यहाँ पर नौकरी मिलती थी। और यहाँ पर वे आर्मी में, एक बार ये लेबर ट्रेनिंग के बाद में इन्हें फिर आर्म्ड फोर्सेस में एडमिशन मिल जाता था, जहाँ पर उनको वॉलंटरली और मजबूर करके भी, यानी आर्मी कंपलसरी था, हर एक नागरिक को आर्मी में, मिलिट्री में सेवा देना बहुत अनिवार्य था। द यूथ लीग ऑफ द नाजीज वर फाउंडेड इन 1922। 4 years later it was renamed Hitler Youth. To unify the youth movement under Nazi control, all other youth organizations were systematically dissolved and finally banned. तो 1922 में द यूथ लीग को रीनेम करके हिटलर यूथ ये नाम दे दिया गया और सभी यूथ मूवमेंट को एक मूवमेंट बनाया और वो नाजी के कंट्रोल में आ गया और बाकी जो यूथ ऑर्गेनाइजेशंस थे उसको पूरी तरह से डिसॉल्व कर दिया गया। 4.1 द नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड। Children in Nazi Germany were repeatedly told that
women were radically different from men. The fight for equal rights for men and women that had become a part of democratic struggles everywhere was wrong, and it would destroy society. While boys were taught to be aggressive, masculine, and steel hearted, girls were told that they had to become good mothers and rare प्योर ब्लडेड आर्यन चिल्ड्रन। तो यहाँ पर भी देखो खुद अपने ही समाज में किस प्रकार से लड़का और लड़की में भेदभाव किया जाता था। लड़कियों और औरतों से कहा जाता था कि वह आदमियों से अलग है। लड़कियों को बचपन से ये ट्रेनिंग दी जाती थी, बार बार उनके मन में ये बात डाला जाता था कि आप लड़की है, आप लड़कों के जैसे बर्ताव नहीं कर सकते। इस समय जब पूरे वर्ल्ड में डेमोक्रेसी चल रहा था, लोग औरत और आदमी को बराबर का दर्जा देने की बात कर रहे थे, हिटलर इसके विरुद्ध में था। उसका मानना था कि बॉयज़ को एग्रेसिव बनाना है, मैस्कुलाइन बनाना है, फौलाद बनाना है, स्टील हार्टेड बनाना है, और वैसे ही गर्ल्स को ये सिखाया जाता था कि उनको एक अच्छी माँ बनना है और प्योर ब्लड आर्यन बच्चों को बड़ा करना है। गर्ल्स हैड टू मेंटेन द प्योरिटी ऑफ द रेस, डिस्टेंस themselves from Jews, look after the home and teach their children Nazi values. They had to be the bearers of the Aryan culture and race. तो ख़ास करके इनसे ये कहा जाता था कि उनको जर्मन बच्चों को ही जन्म देना है, मतलब ये केवल और केवल जर्मन के जो प्योर ब्लड आर्यन नागरिक है, केवल उन्हीं के साथ विवाह करेंगे और उन्हीं के बच्चे पैदा करेंगे। इनका काम था कि आप केवल जो है आर्य पुत्र को ही जन्म देंगे और आर्यन रेस को आगे बढ़ाने में हिटलर की मदद करेंगे। In 1933, Hitler said, "In my state, the mother is the most important citizen." But in Nazi Germany, all mothers were not treated equally. Women who bore racially undesirable children were punished, and those who produced racially desirable children were awarded. They were given favored treatment in hospitals and were also entitled to concessions in shops and on theatre tickets and railway fares. To encourage women to produce many children, honor crosses were awarded. A bronze cross was given for 4 children, silver for 6 and gold for 8 or more. इस प्रकार से देखो हिटलर ने 1933 में क्या कहना था कि मेरे देश में माँ का सबसे बड़ा स्थान होता है, वह प्रथम नागरिक है, सबसे बेहतरीन नागरिक अगर कोई हिटलर के देश में है तो वो है माँ। लेकिन नाज़ी जर्मनी में हर माँ को एक जैसा बर्ताव नहीं किया जाता था। जिस औरत को अनडिज़ायरेबल चिल्ड्रन जन्म होते थे, पैदा होते थे, उनके साथ में बहुत ही बुरा बर्ताव करते थे। विमेन हु बोर रेशियली अनडिज़ायरेबल चिल्ड्रन वो पनिश्ड, उनको सज़ा दी जाती थी। और जिन औरतों को डिज़ायरेबल चिल्ड्रन होते थे, जैसे हिटलर चाहता था, किस प्रकार से डिज़ायरेबल और अनडिज़ायरेबल चिल्ड्रन, मतलब अगर बच्चा बहुत ही गोरा चिट्टा है, नीली नीली आँखों वाला है, सुनहरे सुनहरे बाल है, तो ये डिज़ायरेबल चाइल्ड हो गया। और बाय चांस अगर बच्चे के बाल काले हैं, आँखें नीली नहीं हैं, वो एकदम गोरा चिट्टा नहीं है, तो ये अनडिज़ायरेबल चिल्ड्रन थे। जिन माँ को ऐसे बच्चे होते थे जो अनडिज़ायरेबल है, उन माँ को सज़ा सुनाई जाती थी। और जिन माँ को गोरे चिट्टे बच्चे होते थे, नीली नीली आँखों वाले बच्चे होते थे, सुनहरे बाल वाले बच्चे होते थे, उनको अवार्ड मिला जाता था, रिवॉर्ड देते थे। और तो और उनको हॉस्पिटल में फेवर ट्रीटमेंट मिलता था, उनको कंसेशन मिलते थे, शॉप्स के लिए कुछ कंसेशन मिल जाना, सिनेमा हॉल के लिए कंसेशन मिलना, रेलवे के टिकट्स में कंसेशन मिलना। तो इस प्रकार से उनको काफ़ी फेवर करते थे। एक और तरीका था इनका औरतों को
एनकरेज करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा पैदा करे। अगर किसी औरत के पास में 4 बच्चे हैं, अगर कोई औरत 4 बच्चों को जनती है तो उसे ब्रोंज़ क्रॉस दिया जाता था, और अगर वो 6 बच्चे जनती थी तो उसे सिल्वर, और जो 8 बच्चे जनती थी, 8 और अधिक बच्चे जनती थी, उसे गोल्ड का क्रॉस दिया जाता था। इस प्रकार से वो हिटलर चाहते थे कि जो नाज़ी औरतें हैं ज़्यादा से ज़्यादा औलाद पैदा करें, कि ताकि उनकी पॉपुलेशन बढ़ जाए, हेल्दी पॉपुलेशन बढ़ जाए और वो वर्ल्ड के ऊपर कब्ज़ा करने में कामयाब हो जाए। ऑल आर्यन वेमेन who deviated from the prescribed code of conduct were publicly condemned and severely punished। और जो भी आर्य औरतें हिटलर की बात नहीं मानते थे, वो इंटरकास्ट मैरिज कर लेते थे, अपने समाज से बाहर शादी करते थे, तो उनको सबके सामने लाकर भरे चौराहे पर उनके साथ में बहुत बुरा बर्ताव करते थे, उन्हें सिवियरली पनिश करते थे। Those who maintained contact with Jews, Poles and Russians were paraded through the town with shaved heads, blackened face and placards hanging around their necks announcing, "I have sullied the honor of the nation." Many received jail sentence and lost civic honor as well as their husbands and families for this criminal offense। इस प्रकार का बर्ताव था। अगर कोई जर्मन औरत, कोई आर्यन औरत किसी भी जूस के साथ में, चाहे वो उनके पुराने पड़ोसी है, पुराने जान पहचान के लोग हैं, उनके पुराने मित्र हैं, उनके साथ में कोई भी अगर वो संबंध रखते हैं, उनके साथ में उठना बैठना करते हैं, तो उन्हें बहुत बेइज्जत करते थे। उनके बाल काट दिए जाते थे, उनके सर मुंडवा दिए जाते थे, चेहरे पर कालक पोत दी जाती थी और गले में एक बड़ा सा बोर्ड लटकाया जाता था, ये कहकर कि मैंने मैंने अपने ऑनर को बदनाम किया, अपने मुंह पर कालक पोत दी है, इनके साथ में मैंने संबंध रख के, रिश्ता रखकर मैंने अपने देश के प्रति, अपने देश का मुंह काला कर दिया है। कई लोगों को, कई औरतों को इस वजह से जेल भी हुई है और उन्हें अपने परिवार से, अपने हस्बैंड से दूर कर दिया गया और उनके ऊपर क्रिमिनल होने का आरोप लगा दिया गया। 4.2 The art of propaganda। The Nazi regime used language and media with care and often to great effect. The term they coined to describe their various practices are not only deceptive, they are chilling. Nazis never used the words kill or murder in the official communications। तो नाजी रजीम में, नाजी के राज्य में जब हिटलर राज कर रहा था जर्मनी के ऊपर, तो उस बात पे मीडिया को लेकर बड़े ध्यान से, मीडिया किस प्रकार से न्यूज़ को लिखता है, किस प्रकार से न्यूज़ को अनाउंस करता है रेडियोज़ पर, उसके ऊपर बड़ा गौर किया जाता कि उससे गलत प्रभाव ना पड़ जाए। वो कभी भी अपने प्रिंट मीडिया में, अपने रेडियो मैसेजेस में मर्डर और किल ये शब्द नहीं इस्तेमाल करते थे। मास किलिंग्स वर टर्म्ड स्पेशल ट्रीटमेंट और फाइनल सोल्यूशन फॉर द जूस। जब किसी बड़े पैमाने पर जूस को ख़त्म करना है, मारना है, तो क्या टर्म देते थे? वो कहते थे ये स्पेशल ट्रीटमेंट देना है, इन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट के लिए ले जाया जा रहा है या इनका फाइनल सोल्यूशन कर रहे हैं, इनका मर्डर करना है, इन्हें ख़त्म करना है, इनको जान से मारना है, ऐसा शब्द वो इस्तेमाल नहीं करते थे। वह कहते थे इनको हम स्पेशल ट्रीटमेंट के लिए ले जा रहे हैं, ख़ास इनके साथ में ख़ास बर्ताव हम करेंगे या फिर इनका फाइनल सोल्यूशन हम करेंगे। इस प्रकार से जूस के लिए उन्होंने ये शब्द इस्तेमाल करते थे। और जो डिसेबल्ड थे, जो जूस कम्युनिटी के ना होते हुए जर्मन के नागरिक होने के बावजूद वो अगर केवल वो लंगड़े लूले हैं, तो उनके लिए
यूथनेसिया, यूथनेसिया फॉर डिजेबल किड्स, डिजेबल पीपल, एंड सिलेक्शन एंड डिसइंफेक्शन। तो जूस के लिए यूथनेसिया का इस्तेमाल करते थे, और जो डिजेबल्स थे, जो लंगड़े लूले थे, उनके लिए सिलेक्शन एंड डिसइंफेक्शंस, इस प्रकार के टर्म यूज़ करते थे। तो मास किलिंग के लिए क्या टर्म था? मास किलिंग के लिए टर्म था स्पेशल ट्रीटमेंट, फाइनल सोल्यूशन। ये मास किलिंग के लिए, जब बहुत सारे लोगों को ख़त्म करना है तो ये शब्द का इस्तेमाल करते थे, स्पेशल ट्रीटमेंट, फाइनल सोल्यूशन। अगर जूस को मारना है तो उनके लिए क्या टर्म यूज़ करते थे? यूथनेसिया, EUTHANASIA, यूथनेसिया, इस शब्द का इस्तेमाल करते थे। और जब कोई लंगड़े लूले है, डिजेबल्ड है, अंधे बहरे लंगड़े लूले गूंगे हैं, उनके लिए सिलेक्शन एंड डिसइंफेक्शन, इस शब्दों का इस्तेमाल करते थे। इवैक्यूएशन मेंट डिपोर्टिंग पीपल टू गैस चेंबर्स। डू यू नो what the gas chambers were called? They were called disinfection areas and looked like bathrooms equipped with fake shower heads. तो किस प्रकार से ये लोग टर्म्स देखो क्या यूज़ कर रहे हैं, जहाँ पर लोगों को गैस चेंबर में ले जाकर उनको दम घोट कर उनकी जान ले लिया जाता था, उसको डिसइंफेक्टेंट एरियाज़ कहते, डिसइंफेक्शन एरियाज़ कहते थे। ये बड़े से बाथरूम की तरह दिखता था और उसके ऊपर नकली से शावर लगाए जाते थे। मीडिया वॉज केयरफुली यूज टू विन सपोर्ट फॉर द रेजीम एंड पॉपुलराइज इट्स वर्ल्ड व्यू। नाजी आइडियाज़ वर स्प्रेड थ्रू विजुअल इमेजेस, फिल्म्स, रेडियोज, पोस्टर्स, कैची स्लोगन्स एंड लीफलेट्स। इन पोस्टर्स, ग्रुप्स आइडेंटिफाइड एज द एनिमीज ऑफ जर्मन वर स्टीरियोटाइप, मॉक्ड, अब्यूज्ड एंड डिस्क्राइब्ड एज ईविल। तो मीडिया का बहुत ही ध्यान से इस्तेमाल किया जाता था। खास करके नाजीज़ का जो रिजीम था, हिटलर का जो राज्य था, उसको एक पॉपुलराइज्ड वर्ल्ड व्यू देने की कोशिश की जाती थी। नाजी के जो आइडिया थे उसको स्प्रेड करने के लिए विजुअल इमेज का यूज़ करते थे, फिल्म्स का इस्तेमाल करते थे, रेडियोज़ का इस्तेमाल करते थे, पोस्टर का इस्तेमाल करते थे, और बढ़िया बढ़िया स्लोगन्स लीफलेट के ऊपर छाप के सड़कों पर चिपकाया जाता था। पोस्टर्स में जो दुश्मन था, जिसे हम दुश्मन कहते थे, दुश्मनों को वो कैची स्लोगन्स, यानी ऐसे बहुत ही बढ़िया स्लोगन्स देकर उन दुश्मनों को, खास करके जैसे जूइश को दिखाना है तो उनके बारे में कुछ एक बहुत बढ़िया सा स्लोगन देकर देश के गद्दार, देशद्रोह या देश के दुश्मन, ऐसे कुछ टाइटल देकर उनके पोस्टर बनाकर दीवारों पर चिपकाया जाता था। इन पोस्टर्स, ग्रुप्स आइडेंटिफाइड एज द एनिमीज ऑफ जर्मन्स वर स्टीरियोटाइप्ड, मॉक्ड, अब्यूज्ड एंड डिस्क्राइब्ड एज ईविल। तो इस प्रकार से उनको स्टीरियोटाइप करते हैं कि सभी के सभी ईविल है, बुरे है, देश के दुश्मन हैं, गद्दार है। इस प्रकार से उनके ऊपर आरोप लगा दिया जाता था। Socialists and liberals were represented as weak and degenerate. They were attacked as malicious foreign agents. Propaganda films were made to create hatred for Jews. The most infamous film was The Eternal Jew. तो किस प्रकार से अगर कोई हिटलर के खिलाफ आवाज़ उठाता था तो उसके देश का गद्दार कहते थे। वो अगर सोशलिस्ट होते या लिबरल्स होते, जो सोशलिस्ट और लिबरल्स थे वो खुले ख्याल वाले थे, वो हर किसी को अपनाना चाहते थे, तो कहते थे कि ये बहुत कमज़ोर लोग हैं, ये फॉरेन के एजेंट है, दुश्मन के लोग हैं यहाँ पर हमारे देश में। इस प्रकार से उनको भी वो अलग प्रकार का लेबल दे दिया करते थे। दे वर अटैक्ड एज malicious foreign agents. Propaganda films were made to create hatred for Jews. ऐसी फिल्म बनाई जाती, ऐसे मूवीज़ बनाई जाती थी जिसमें ये प्रोपोकेट करते थे कि जूस से हमने नफ़रत करना है। जूस जो समाज जो है, जूस यानी यहूदी, इन यहूदियों के साथ में नफ़रत ही सबसे बेहतरीन उनका सलूशन है। द मोस्ट इनफेमस फिल्म वॉज द एटर्नल जू। जो फेमस या रॉन्ग रीज़न के लिए फेमस है, इसको
इनफेमस बोलते हैं। जो भी चीज़ हम गलत चीज़ के लिए फेमस बन जाते हैं उसको इनफेमस कहते हैं। द मोस्ट इनफेमस फिल्म वॉज द एटर्नल जू। ऑर्थोडॉक्स जूज वर स्टीरियोटाइप्ड एंड मार्क्ड। दे वर शोन with flowing beards, wearing kaftans, whereas in reality it was difficult to distinguish German Jews by their outward appearance because they were a highly assimilated community. तो जूस को खास करके स्टीरियोटाइप करते थे, लंबी लंबी दाढ़ी वाले और कफ्तान पहनने, जो एक प्रकार का बड़ा सा लूज क्लॉथ पहनकर, कोट टाइप का जो पूरा पैर तक का जो कोट जाता है उसको कफ्तान कहते हैं। ऐसे कफ्तान पर दिखाया जाता था, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं था। बहुत मुश्किल पड़ता था किसी जूस को किसी आर्यन से डिस्टिंग्विश करना। जर्मनी के जो जूस थे वो बिल्कुल अपने आप को अपने देशवासियों की तरह ही ढा लिए थे। दे वर रिफर्ड टू एज वर्मिन, रैट्स एंड पेस्ट्स। उनको चूहा कहा जाता था। वर्मिन मतलब चूहे, रैट्स तो क्लियर टर्म चूहा ही होता है, और पेस्ट यानी नुकसान पहुंचाने वाले जानवर। देयर मूवमेंट्स वर कंपेयर्ड टू दोज ऑफ रोडेंट्स। नाजिज्म वर्कड ऑन द माइंड्स ऑफ द पीपल, ट्रैप्ड देयर इमोशंस एंड टर्न देयर हेट्रेड एंड एंगर एट दोज मार्क्ड एज अनडिजायरेबल। तो नाजी के जो लोग थे वो इस प्रकार से इनको चूहा कहना, रोडेंट्स ने जो रात के अंधेरे में जो बिल में रहते हैं, ऐसा उनको कहते थे, और लोगों के माइंड को पूरा ब्रेन वॉश करते थे। इस तरह से उनका इमोशनल ब्लैकमेल करते थे, इमोशनली उनको ये ब्रेन वॉश कर देते थे कि वास्तव में लोग, अगर कोई आर्यन है तो कोई आर्यन ने किसी जूस को देख लिया तो उसको देखते ही उसका खून खौल जाता था। इस प्रकार की नफ़रत उनके मन में ये डाल देते थे। द नाजीज मेड इक्वल एफर्ट्स टू अपील टू ऑल द डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन। दे sought to win the support by suggesting that Nazi alone could solve all their problems. तो हर सेक्शन के हर एक सोसाइटी, चाहे वो वर्किंग क्लास हो, बिजनेस क्लास हो, पीजन क्लास हो, अगर ये नाजीज़ है, ये आर्यंस है, तो हर किसी को उन्होंने अपील किया कि देश का सलूशन केवल और केवल नाजीज़म में है। अगर देश को वापस से अपने शिखर पर लाना है, जर्मनी को वापस से मजबूत करना है, तो जैसा हिटलर कहता है वैसा ही सभी को करना होगा, तभी जाकर देश जो है आगे बढ़ेगा, देश की तरक्की होगी, वरना देश डूब जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर आज अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आगे वाला लेक्चर जो है हम अगले क्लास में